नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। और राष्ट्रवाद में आज मैं एक सवाल यहां पर पूछता हूं कि क्या सनातन का एपिसेंटर बने संभल का सीएम योगी आदित्यनाथ शुद्धिकरण कर देंगे? क्या सनातनी एकजुटता का प्रण योगी पूरा कर रहे हैं? और सवाल यह भी है कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने के आदेश पर सियासत कौन कर रहा है? दरअसल महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी सरकार संगम का जल घर घर पहुंचा रही। यूपी के 75 जिलों में संगम का जल पहुंचाया जा रहा है। संभल, मथुरा जैसे जिलों में सबसे पहले यह जल पहुंच रहा है। संभल तो पहुंच भी गया। मोदी योगी सरकार सनातनी एकजुटता के मिशन पर लगी हुई है। क्या इसीलिए विपक्ष बेचैन है? और इस बीच रमजान के मौके पर लाउड स्पीकर को लेकर सियासत जमकर हो गई। सरकार ने सभी धार्मिक स्थल, फिर सुनिए, सभी धार्मिक स्थलों से तय मानक के मुताबिक लाउड स्पीकर चलाने का आदेश दिया, लेकिन विरोधी से मस्जिद को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या लाउड स्पीकर पर भी वोट बैंक की सियासत हो रही है? आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से करोड़ों सनातनी प्रयागराज पहुंचे। लेकिन जो महाकुंभ के इस पावन मेले में शामिल नहीं हो सके, उनके लिए भी सीएम योगी ने ऐसी व्यवस्था की जिससे संगम का पवित्र जल लोगों के घर तक पहुंच सके। सीएम योगी ने यह आदेश जारी किया कि संगम का जल यूपी के सभी 75 जिलों में भेजा जाए। इसके लिए यूपी सरकार ने अनोखी पहल शुरू की। इस पहल के तहत सभी जिलों में संगम का जल भेजा जा रहा है। महाकुंभ में लगे फायर टेंडर अब अपने अपने जिलों में वापसी कर रहे हैं। वापसी के वक्त फायर टेंडर में संगम का जल लेकर जा रहे हैं। कुंभ मेले में करीब 300 फायर टेंडर आए थे। इन्हीं टेंडरों में संगम का जल भरकर हर सनातनी तक हर जिले में पहुंचाया जा रहा है। 3 फेज में पूरे 75 शहरों में संगम का पवित्र जल पहुंचाया जा रहा है। और अब ये एक निराली सेवा जो कि हर घर गंगा जल पहुंचा रहे हैं, संगम का पवित्र जल पहुंचा रहे हैं। अभी संगम से आपके सामने जो जल है वो भरा जा रहा है गाड़ियों में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वो इस जल की बूंदे जो हैं, अमृत की जो बूंदे हैं, उनसे वो स्नान करेंगे या इनको ग्रहण करेंगे, तो वो भी इस महायज्ञ के एक सहभागी बनेंगे। जो एक शुभ फिगर होता है 21 का होता है, तो 21 जनपदों को चूज किया गया है, जो कि धार्मिक दृष्टिगत जो एक रिलेटेड जो हमारे जनपद हैं उनको चूज किया गया है। और अभी फर्स्ट फेज के अंदर उन 21 जनपदों के लिए गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। उसके बाद में सेकंड फेज और थर्ड फेज, यानी कि पूरे 75 जनपद जो हैं 3 फेजों के अंदर कवर किए जाएंगे। इससे पहले योगी सरकार ने जेल में कैदियों को भी गंगा स्नान की व्यवस्था की थी। सरकार का मकसद है कि हर सनातनी तक संगम का पवित्र जल पहुंच सके, हर सनातनी एकजुट हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकहित के लिए समर्पित है और बहुत सारी ऐसी जन आस्था है जो संगम में स्नान करना चाहती थी, संगम नहीं पहुंच पाई है। तो संगम का जल लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए फायर विभाग के साथ मिलकर के, पोस्टल विभाग के साथ मिलकर के हर जगहों तक जल पहुंचाया जा सके, इसके लिए मैराथन प्रयास शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों की भावनाओं का, लोगों की आस्था का हमेशा ध्यान रखा है। एक तरफ योगी सरकार घर घर गंगा जल भेजकर हर सनातनी तक एकजुटता का संदेश दे रही है। सनातन का एपिसेंटर बन चुके संभल में भी अमृत जल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष रमजान पर लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिलने पर वोट बैंक की सियासत कर रहा है। कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध और मनमाने लाउड स्पीकरों को हटाने का आदेश दिया। तय मानकों का पालन नहीं करने पर एक्शन हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी और AIMIM ने फैसले के खिलाफ प्रशासन को चिट्ठी लिखी और रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी। देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है, या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है। छप्पड़ पड़ा है, लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूं, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि अब मेरा शहरी खा के मुझे इबादत करने का ही मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है। हमने ये रखा है कि इफ्तार के वक्त इतनी हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम ये बता दें कि रोजे का टाइम ये हो चुका है। लाउड स्पीकर के लिए आप लोगों ने रमजान भर के लिए इजाजत मांगी है? हाँ, रमजान के लिए। और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजदार या रोजा रखने वाले, उन्हें कोई दिक्कत पेश ना हो। ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर।
सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब इस पर विचार करेंगे। सियासी पार्टियों के साथ साथ तमाम मौलानाओं ने भी सरकार से रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो इसे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फैसला बता रहे हैं। हुकूमत को लोगों की सहूलत का ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आदेश सबके लिए है तो सभी पर ये लागू किया जाना चाहिए। ऐसा जो दर्शाया जा रहा है और जो अमल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश सबके लिए है, किसी खास एक मजहब के लिए नहीं है, इसलिए सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। यही हुकूमत की पॉलिसी हो और इसी को इंसाफ कहते हैं। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आदेश दिया है। विपक्ष जानबूझकर मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है। ये लाउड स्पीकर्स को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस तरह के कई आदेश हैं जिसमें तय किया गया है कि समाज में लोक जीवन में शांति के लिए कितने डेसिबल की मात्रा तक और कितने बजे तक लाउड स्पीकर्स का उपयोग हो सकता है। और इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने कठोरता से लागू करने के लिए निर्णय किए थे। ये किसी मजहब को टारगेट लेकर के नहीं किया गया, लेकिन जानबूझ करके विपक्षी दल इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहते हैं, जानबूझ करके मुसलमानों को डराने का प्रयास करना चाहते हैं। ईश्वर तो कड़कड़ में, हल्ला कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है। जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्बेंस होता है। हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है कि ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं। भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या लाउड स्पीकर को लेकर विपक्षी पार्टियां वोट बैंक की सियासत कर रही हैं? सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ हर घर गंगा जल पहुंचाकर सनातनियों को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं? क्या इसलिए विपक्ष घबराया हुआ है और अब लाउड स्पीकर पर भी तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। दोनों तरफ की बात आपने सुन ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभी रिपोर्ट चली थी तो उसमें भी आपने उनको सुना था। आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ में। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, AIMIM के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद भाई, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाद में। राकेश त्रिपाठी जी, सनातनियों को एकजुट करने का प्रण ही है क्या ये कि पहला फेज वो 21 का शगुन और 21 जिलों में जाएगा, सबसे पहले गंगा जल, और 3 फेज में 75 के पास, क्या तैयारी क्या है? देखिए हिमांशु जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज में संगम तट तक नहीं पहुंच सके हैं। वो किसी बीमारी रोग के कारण नहीं पहुंच सके हैं या किसी अन्य असुविधा के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। तो किसी अन्य सुविधा के कारण अगर लोग नहीं पहुंच सके हैं तो ये राज्य सरकार ने एक विशेष सुविधा दी है कि लोगों के द्वार तक, लोगों तक लोकास्था के पालन के लिए, लोकहित के लिए एक व्यवस्था सरकार ने की है ताकि लोग सब पवित्र संगम का जल अपने पास प्राप्त कर सके। इससे पहले भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही है। हरिद्वार से गंगा जल हो या अलग अलग मंदिरों के प्रसाद हो, ये पोस्टल विभाग भी पहुंचाता रहा है, सरकार की अलग अलग एजेंसीज भी पहुंचाती रही है। तो इसको लेकर के कोई बहुत हाय तौबा मचाने जैसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात को लेकर के संकल्पित है कि जो लोकहित के विषय होंगे, लोक सांस्कृतिक विषय होंगे, वो निश्चित तौर पर पूरे किए जाएंगे और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करना ही राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ये जो तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, स्वागत करते हैं इसका। वैसे चाह तो आप भी रहे थे कि जितने भी बीजेपी के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री हैं, उनके सामने एक टंकी पहुंचा दी जाए, खाना भी उससे बनाए, नहाए भी उसी से ही। हिमांशु जी सर, सबसे पहले तो योगी सरकार को ये करना चाहिए, आधिकारिक रूप से जो उन्होंने घोषणा किया 30 लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी और रेलवे स्टेशन पे लगभग 20 लोगों की मौत हुई थी, तो 50 लोगों की मौत आधिकारिक है और करीब करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और वो लोग स्नान करने भी आए थे, उनकी श्रद्धा भी थी, हिंदू भी थे, सनातनी भी थे, और वो गंगा जल लेके जरूर अपने घर वापस आते हैं। यादव ये बात जब कह रहे हैं कि 1000 लोगों की मौत हुई है तो उनकी तो चूंकि घर वापसी नहीं हो पाई, उनके पास कोई साक्ष्य है? कम से कम घर वापसी टीवी चैनल पर बैठ करके आप अफवाहें फैलाने का प्रयास करेंगे?
धर्मेंद्र हाँ, यादव, बता रहे हैं। मैं चुनौती देकर के त्रिपाठी जी सुनिए जिम्मेदारी तो से आप चेतावनी बीच में देकर कह रहा हूं। नहीं, अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बता रहा हूं, साक्ष्य बता रहा हूं। टीवी डिबेट में बैठ करके देखिए, साक्ष्य बता रहा हूं, शुरुआत में शुरुआत अच्छा होना चाहिए, बहुत इनको रोका जाना चाहिए, अब ले लिया ना आपने, अधिकार नहीं मिला। अब सुन अच्छा लीजिए राकेश जी, भाई। एक मिनट सुनिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब देखिए सुन आपसे लीजिए जब ना। मेरी बात होती है, नहीं प्रोफेसर साहब एक मैं बात बोल रहा सुनिए। हूं, अरे निवेदन सुन तो लीजिए महाराज, निवेदन सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, जब आपसे मेरी बात होती है तो बहुत तर्कों के साथ बात होती है, लेकिन जब आप त्रिपाठी ये जी को कहते रोकिए हैं, भाई, मैं बोल नहीं रहा हूं। सुन तो हिमांशु जी, लीजिए त्रिपाठी जी सर, बोल रहे अरे हैं। सुन तो लीजिए, आपकी बात पूरी करूंगा मैं, सुन लीजिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं 1000 से ज्यादा मौतें होती हैं तो ये भी हवाई बात है। या तो आपके पास प्रॉपर सबूत है तो आप रखिए, मैं चलाऊंगा, लेकिन ऐसे मत बोलिए प्लीज। हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया था, उस एसआईटी ने बोला था कि 16,000 मोबाइल नंबर जो इनएक्टिव हो गए हैं अचानक। वो 16,000 नंबर किसके थे? उत्तर प्रदेश सरकार को इस आंकड़े को जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो उसको भी एक आधार मानते हैं कि जब 16,000 लोगों के नंबर गायब हो गए तो वो भी तो गायब हो गए होंगे, वो कहां गए? उनका पता चला आज तक? उस नंबर के साथ मैपिंग करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बताए कि जो 16,000 नंबर अचानक गायब हो गए, तो जांच रिपोर्ट में आई है। वो कोई विपक्षी पार्टी का जांच रिपोर्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी की जांच रिपोर्ट नहीं है, वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि वहां 1000 लोगों से ज्यादा मौतें हुई हैं। आपने भी देखा होगा कि तकरीबन 50 गाड़ियां वहां पे लावारिस पड़ी हुई थी, और कोई महाराष्ट्र का नंबर था, कोई हरियाणा का नंबर था, कोई हिमाचल का नंबर था, और कोई भी एक 4 व्हीलर में 7 सीटर गाड़ी में अकेला नहीं आएगा, कम से कम 3-4 लोग आएंगे उसमें। तो वो जो लावारिस गाड़ियां हैं उसके बारे में जानकारी दे दे उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरी बात, जो ये गंगा जल पहुंचाने का काम कर रही है संगम का, मैं निवेदन करता हूं, जिनकी मौतें हुई हैं सबसे पहले उनके घर पहुंचाए जाना चाहिए। अगर जरा भी नैतिकता उत्तर प्रदेश सरकार को है, उनकी डेड बॉडी तो नहीं पहुंचा पाई, उनका जो डेथ सर्टिफिकेट वो तो नहीं दे पाई, उनका इलाज नहीं करवा पाई, लेकिन मौत होने के बाद उनके परिवार में अच्छा देखिए, ये आरोप गंभीर तरीके से लगाए गए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए। बाकी मेहमान प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन राकेश जी जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि 1 to 1 ये आरोप थे, इसीलिए राकेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा। देखिए हिमांशु जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से अपेक्षा करूंगा। जब हम टीवी डिबेट्स में बोल रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग इन बातों को भावुकता के साथ लेते हैं। जब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जैसे लोग जिम्मेदारी पूर्वक बैठ करके इस तरह से झूठ बोलते हैं ना, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के जवाब दो भाई, आप 16,000 मोबाइल नंबर में जवाब दोगे या झूठ बोलोगे? ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है। आप ओपन स्पेस में आकर के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, आकर के झूठ बोल रहे हैं। आपके पास तो जिला यूनिटें है ना। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव, अगर बलिया से या आजमगढ़ से, मऊ से या गाजीपुर से, चंदौली से या हाथरस से अगर कहीं से किसी प्रकार की मौत की खबरें हैं, तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या वहां पर भुइयां छिल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सूची लेकर क्यों नहीं आते? झूठ आकर के बोलते हो, जो मन में आता टीवी में, जो मन में आएगा बोल दो क्या करके। आप प्रवक्ता है, आप में अंदर थोड़ी भी जिम्मेदारी रह गई नहीं। नाम में प्रोफेसर लिख रखा है, अरे कुछ तो जिम्मेदारी रखो धर्मेंद्र यादव। आकर के जो मुंह में आएगा बक दोगे, ये नहीं चल सकता है। और ये नहीं स्वीकार किया जा सकता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चेतावनी देकर के कह रहा हूं मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इससे पहले भी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा सुनिए, एक मिनट डाउन कीजिए। मैं एक बात जरूर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इससे पहले भी चर्चा में मेरे साथ कई बार जुड़े हैं, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि मैं भी कहता हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन प्रोफेसर साहब जब इस तरह से आंकड़े देते तो ये गलत है। मानिए धर्मेंद्र यादव जी, मानिए इसको, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मुद्दा मेरा इधर से उधर डिरेल नहीं होना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, गंगा जल पहुंचाया जा रहा है घर घर तक, ये कोशिश की जा रही है, संबल में पहुंच चुका है, मथुरा में पहुंच चुका है, और भी कई जगह पर पहुंचने वाला है। इस मुहिम को, इस तैयारी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो एक ही बात आपको राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या कुंभ में गई हुई जनता ने मान लिया है। क्योंकि अच्छा, आप बोलते जा रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं आचार्य जी, सुनिए ना आचार्य जी, आप बोलिए कंटिन्यू बोलिएगा, लेकिन ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये संबल की तस्वीर है, नैमिषारण्य की तस्वीर है, और वहां पर जब ये गंगा जल पहुंचा तो किस तरह से लोग वहां पर स्वागत कर रहे हैं, वो हिमांशु जी, यह बहुत ही सुखद अनुभूति है। सनातन धर्म का इससे बड़ा सुखद अनुभूति हो ही नहीं सकता
कि हर घर में गंगाजल जा रहा है। जिस घर से स्नान करने गए हो अथवा नहीं करने गए हो, गंगाजल की पूजा हर घर में होती है। मैं तो मांग करता हूं योगी जी से कि पूरे भारत के वासियों को, जो सनातनी है, सबके घर तक गंगाजल पहुंचना चाहिए। और शुरुआत आपने किया है संबल से, मुझे लगता है कि पूरे देश में गंगाजल पहुंचना चाहिए। पश्चिम बंगाल के एक एक सुदूर इलाकों में पहुंचना चाहिए, केरला में पहुंचना चाहिए, तमिलनाडु में पहुंचना चाहिए, वहां पर भी पहुंचना चाहिए जहां पर हिंदुओं को दबाया जा रहा है। और मैं प्रोफेसर साहब से बता रहा हूं कि 30 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसका तो नाम और सब पता मालूम है। क्या 1000 लोगों के बोल रहे हैं मरने वालों की संख्या, उन लोगों के नाम, उन लोगों का पता इनको मालूम है? गलत तरीके से बयान नहीं, वो गलत बात थी, उस पर आपत्ति जताती, उसको मैं बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, गंगाजल तो जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है और उस पर भी पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। समाजवादी पार्टी AIMIM की तरफ से DM तक गए हैं, SP के पास भी गए हैं और कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर है उस लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए रमजान में, ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके। देखिए हिमांशु भाई, महाकुंभ जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसके लिए यूपी का प्रशासन, यूपी का शासन, यूपी के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार जो है मुबारकबाद की और बधाई के पात्र हैं। रमजान मुबारक का महीना कल शुरू हो गया है और लाउड स्पीकर को लेकर के ये कोई पहली बार कोई बात नहीं हो रही है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इस पर पाबंदी लगा चुके हैं और इस पर एक परमिशन का एक लेवल तय किया गया है कि इस लेवल पर माइक को रखा जा सकता है, वो भी तब उसकी परमिशन ली जाए, बगैर परमिशन के नहीं। और ये बात तकरीबन ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हो रही है, पहले भी, इससे पहले भी रमजानों में ये बात सामने आती रही है। तो मैं जितनी मस्जिदों की कमेटियां हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ रमजानुल मुबारक जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये लाउड स्पीकर का मुद्दा क्यों सामने आ जाता है? भाई, लाउड स्पीकर के लिए परमिशन लेना और माइक का एक लेवल पे बजना, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अलग अलग हिदायत हैं। ठीक है, उस पर सरकार की जिम्मेदारी है उसको लागू करने की, उसको नाफिज करने की। मैं MIM से, ये समाजवादी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सरकारें जो कहीं भी किसी भी स्टेट में, यूपी में तो चलो हो ही रहा है, किसी भी स्टेट में उसको लागू कर रही हैं, तो ये हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कुछ फैसले हैं जिनकी वजह से लाउड स्पीकर पर लेवल तय किया जा रहा है, ना कि ये किसी सरकार के निजी फैसले हैं। एक बात। दूसरी बात, जमाना बहुत आगे जा चुका है, चीजें मॉडर्न हो गई हैं। अब तो कोई थड़ी वाला, कोई रिक्शा वाला भी ऐसा नहीं जिसके पास अपने मोबाइल और उसके अपने समाधान ना हो चीजें तय करने के लिए। तो कोई लाउड स्पीकर एक ऐसा इस्लाम का जुज नहीं है कि जिसके बगैर रमजान को नहीं गुजारा जा सकता, जिसके बगैर अजान नहीं हो सकती, जिसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो फिर हंगामा क्यों किया जा रहा है? ऐसा जुज नहीं है। मेरा ख्याल इस तरह का हंगामा है। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब, बताइए क्यों हंगामा फिर इतना किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से लगातार योगी जी मुसलमानों को टारगेट करने के नाम टारगेट करते रहते हैं, अब जो है उन्हें लाउड स्पीकर, कभी मुसलमान, कभी बुलडोजर, तो इस तरीके की राजनीति करते हैं, जैसे कि दिखाते हैं कि वो 80% लोगों के मुख्यमंत्री है और 20% के वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर वो होते तो इस तरीके की बातें ही ना होती ना। जब सदियों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता रहता है और हमने तो कभी ऐतराज नहीं उठाया जब जो रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है और जो कावड़ यात्रा निकलती है जिसमें पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं और इतनी तेज साउंड बजा दिए जाते हैं कि घरों के बर्तन से लेकर सब चीज गिर जाती हैं और कान तक फट जाते हैं, दिल की दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर तो योगी जी को लाउड स्पीकर की आवाज और लाउड स्पीकर दिखाई नहीं देते। अच्छा, मगर जब मुसलमान हो और मुसलमान की मस्जिद हो और उन पर उनको सारी चीजें, देखिए ये सरकार, अच्छा मेरे को एक बात बताइए रंगरेज भाई, आपने कहा कि सदियों से आत्मा है वो योगी जी के अंदर आ गई है। ठीक है, आपने कहा मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और आप ये भी कह रहे हैं कि सदियों से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है। कब से लाउड स्पीकर आया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मतलब सदियों से आप पूछ रहे हैं ना, कब से प्लीज बताइए ना, प्लीज नहीं सर, प्लीज बताइए कि कब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे रंगरेज भाई 1 मिनट और चाहिए। 1 मिनट बस, हाँ दे रहा हूं मैं। रंगरेज जी, देखिए, जब से
देखिए जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तो जब से देख रहा हूँ। नहीं तो आप सदियों पुराने हैं क्या? आप सदियों पुराने हैं क्या? इस्तेमाल किया जाता था। अरे आपने बोला सदियों, तो सदियों पुराने हैं क्या? सदियां ही हो गई भाई। हैं? अरे सदियां ही, अरे भाई सदियों पुरानी ही है ना। नहीं, मैं रंगरेज भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके वालिद आपके वालिद के वालिद बताया वो भी 50-60 साल के होंगे। सुनिए ना रंगरेज भाई, आपके वालिद के वालिद कब से लाउड स्पीकर था? आज ही क्यों? अगर 2014 के बाद से क्यों दिक्कतें हो रही हैं? अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, पहले भी भाजपा की सरकार रही है। अब एक बात सुनना चाहिए रंगरेज भाई, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी आप चेक कीजिए कि लाउड स्पीकर कब आया। इस तरीके के काम कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए रंगरेज भाई, आवाज ऑन करिए, अपनी बात सुनना पड़ेगी आपको। जब आपने उठाए तो सुनना पड़ेगी। अब सुनिए, लाउड स्पीकर कब आया? तो यहां पर अगर भारत की बात करें तो 1920 और बाजार में 1940 के बाद में आया लाउड स्पीकर। उससे पहले क्या था? उससे पहले कैसे क्या हो रहा था? आविष्कार 1876 में हुआ इसका। पेटेंट कराया गया। बताइए उससे पहले क्या हो रहा था? और तरीका भी होगा। तो आपको लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत है? मस्जिद के लाउड स्पीकर से क्या दिक्कत है भाई आपको? अरे दिक्कत नहीं है, इस्लामोफोबिया फैलाना चाहते हैं। आप इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं। इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई है आप लोगों को। उसके पहले क्या तरीका था? कबीरदास जी भाजपा को इस्लामोफोबिया की बीमारी लग गई है। उसके पहले लिख करके गए ना कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नयो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। ये तो कबीरदास जी लिख करके गए हैं। उससे पहले मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मुल्ला बाग देने का काम करता था। कबीरदास जी ने लिखा है। त्रिपाठी जी, आपकी सरकार पूरी की पूरी सरकार हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का। आप भी चाहते हैं जो जरूरत के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन पर बात ना हो, ध्यान भटकाया जाए। आप ऐसे काम करके नहीं, मैंने तो एक बात सुनी। नहीं, यहाँ पर आप गलत बात कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी की बात सुनी, जब मैंने पुलिस अधिकारी की बात सुनी तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमने मंदिर के पुजारियों से और मस्जिदों में पहले ही बात की है। पहले उन्होंने मंदिर का जिक्र किया और ये हर तरफ है। लेकिन आपको क्यों यहां पर नजर आता है कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है? देखिए, अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूं, जब योगी जी पर शासन और प्रशासन का डंडा चला था तो वो लोकसभा में किस तरीके से रोए थे। तो आज वो बदला लेने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिदों का टारगेट, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान है। मुसलमानों की अजान से अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। एक बात क्लियर कर दिए मुझे, एक बात क्लियर कर दिए प्लीज। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब भी मुसलमान है। एक बात सुनिए, चाहते हैं भाई, मैं बता रहा हूं, सरकार है, मैं बता रहा हूं, थोड़ी सरकार मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, सैयद भाई 2 मिनट रुकिएगा। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब एक बात बताइएगा, जिसको रोजा रखना है वो तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको पता है ना कि कब उसको उठना है, क्या नहीं उठना है। आपने बताया कि मोबाइल भी है, सारी चीज है, बकायदा सब तैयारी में रहता है ना? देखो हिमांशु भाई, मैं बहुत जिम्मेदार चैनल पर बोल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैसेज थोड़ा सा चला जाए, थोड़ा डिटेल सुन लीजिएगा प्लीज। 1980-85 तक हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उलमा इस बात पर इत्तिफाक नहीं रखते थे कि नमाज को माइक में पढ़ाया जाए। और उसकी मिसाल मैं आज आपको देता हूं। जो ये दिल्ली में निजामुद्दीन तबलीगी मरकज है, आज भी आप अभी मगरिब की नमाज वहां पढ़ लीजिएगा तो वहां इमाम माइक में नमाज नहीं पढ़ाते, क्योंकि बहुत सारे उलमा का ये मानना था कि माइक की आवाज असली इमाम की आवाज नहीं होती। इसलिए मरकज में आज भी जो पीछे होता है एक आदमी, वो सिर्फ माइक में तकबीर कहता है, नमाज नहीं पढ़ाता। तो रंगरेज साहब को तो यही पता नहीं कि 40 साल तक तो उलमा इस बात पर लड़ते रहे कि माइक में नमाज पढ़ाना जायज भी है कि नहीं जायज है। अब ये बात सदियों पुरानी कर रहे हैं। और बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिससे रोजे को, नमाज को, टाइम को देखा और नापा जा सकता है। और हजारों साल से इस्लाम है, 1400 साल से, क्या वो माइक पर निर्भर है? चलिए ठीक है, आपने तो ये वाली बात बोल दी, बहुत स्पष्ट कर दिया। मुझे लग रहा है कि वहां पर रंगरेज भाई यही नहीं बोले कि आप भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वजाहत भाई वो तो ये बोल सकते हैं। सैयद जवाद भाई, आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि जो बताया है वजाहत कासमी जी ने, जो बात कह रहे हैं रंगरेज भाई, जो बात धर्मेंद्र यादव जी ने कही, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? 30 सेकंड दे दीजिए, ले लीजिए सर। 30 सेकंड और रुक जाइए सैयद भाई, 30 सेकंड और रुक जाइए। हाँ देखिए, मेरे भाई जो वजाहत कासमी हैं, वो तो एक तबके को खुश करने के लिए, एक ओहदा पाने के लिए गलत। मैं सही बात बता रहा हूँ मेहरुद्दीन भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ। लोग हैं जो फतवा है ना, वो इसी बात पर है। आप किसी मौलवी से पूछ लीजिए, इनके अंदर भी फैल गया भाई। इसी बात मुझे लगता है मेरे को तो भविष्यवाणी कर देनी चाहिए। मुझे तो
मुझे लगता है कि मेरे को तो ऐसा कर देना चाहिए। मैंने कहा था कि अभी आपसे बोल देंगे वजाहत कासमी जी, अभी आपसे कह देंगे कि आप भी ऐसे ऐसे होगा, बोल दिया उन्होंने वैसे। कल नमाज रोकी जाएगी, कल मस्जिदों में जाने से रोका जाएगा, ये पता नहीं किस तरीके के इस्लाम को मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात कि भाई मैंने क्या सच बता दिया, मैंने भविष्य पढ़ लिया। अच्छा ठीक है सैयद भाई, आपका रिएक्शन क्या है? सैयद भाई आपका रिएक्शन क्या है दोनों पॉइंट पर? पहला, गंगाजल जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, और दूसरा जो ये पॉलिटिक्स हो रही है लाउड स्पीकर पर। हिमांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान, और रमजान की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए क्या है, मेरा खुदा भाई किसी लाउड स्पीकर में नहीं रहता है, मेरा खुदा मेरे अंदर है, और इस चीज का विवाद भी मैं नहीं बनाना चाहता। और आपने कहा जगह जगह गंगाजल जा रहा है, मुबारकबाद, मैं इस चीज में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये खुशी होती कि लोगों के घर पे रोजगार के भी पैगाम जाते, जगह जगह महिला सुरक्षा के भी पैगाम जाते। जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो ये महिलाओं को जाकर गंगा जल के सामने लेकर शपथ देते कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई भी उत्पीड़न होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। थानों के अंदर रिपोर्ट तुरंत लिखी जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं, हमने देखा है किसी दलित बच्ची को रात में जलते हुए भी और पुलिस वाले को मुस्कुराते हुए। ये कसम जो है गंगा जल की उठा करके खाते कि किसी भी नागरिक को प्रदेश के अंदर, देश के अंदर परेशान नहीं करा जाएगा, न धर्म के आधार पर, न जात के आधार पर, न पंथ के आधार पर। गंगा जल पहुंचाइए, मुबारकबाद है, साथ ही साथ कसम भी उठाइए। उन अधिकारियों से कहिए कि हम काम ईमानदारी से करेंगे, रिश्वत लेकर के काम नहीं करेंगे। कसम उठानी चाहिए। और राकेश जी ये चीज निश्चित करें, आप सरकार के पक्षधर हैं, बिना पक्षपात करे हुए। लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे, मैंने कहा मेरा खुदा किसी लाउड स्पीकर में नहीं है साहब, ना मेरा ईश्वर किसी जगह पर बसता है, वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। सिर्फ देखने का नजरिया अपना बदलिए। और लोगों के साथ राकेश त्रिपाठी जी, वो है ना कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आप भी किराएदार हैं, हम भी किराएदार हैं, और किराए के मकान पर या किराए की कुर्सी पे बैठ करके जो लोग अपनी जाती मफाद के हिसाब से फैसले देते हैं, जनता कुछ समय तक तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन उठा करके बाहर फेंक देती है। अच्छा बताइए राकेश जी, सैयद जवाद भाई ये कह रहे हैं कि ठीक है आप गंगाजल घर घर पहुंचा रहे हैं, स्वागत है इसका, वो इसका विरोध नहीं कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी की चीजें जो वादे किए थे, जो संसाधन, सुविधाएं, सहूलियतें, ये भी तो जनता तक पहुंचाएं। गंगा जल की कसम उठा के कहिएगा आप भी राकेश। ठीक है, अब आपका सवाल हो गया, सीधा पहुंच गया। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। अरे अब सुनिए भाई, अब जवाद साहब पहले तो मुझे लगता है गंगा जल उठा के कसमें आप ही खा लीजिए कि कम से कम सरकार ने जो काम किए हैं उसको आप ठुकराने का काम नहीं करेंगे। ये कसम तो गंगा जल उठाकर लेकर खा लीजिए कि कम से कम डिबेट में आएंगे तो झूठ नहीं बोला करेंगे, लोगों को बरगलाने का काम नहीं करेंगे। ये तो आसान काम है, ये तो जवाद साहब आप भी कर सकते हैं। ना हो तो आबे जमजम लेकर के ही, ना हो तो आबे जमजम लेकर के ही का कसम खा लीजिएगा, लेकिन कसमें तो खा लीजिएगा। अब सुन लीजिए, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया ना, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया। अभी विधानसभा के सत्र में अभी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े रखे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कम 3% के आसपास है। अब ये बेरोजगारी की दर देख करके आप हलाए तौबा बचाना शुरू कर देंगे। 6.5 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देने का काम किया है, और 20 लाख से ज्यादा निजी क्षेत्रों में आज हमने रोजगार सृजन करने के लिए नौकरियां उत्पन्न करने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं क्यों केवल कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो आपको रोजगार के अवसर कैसे बने हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से साथ साथ में जुड़ करके दिखाई देता है। आप जिस दिन मन करे उस दिन रोजगार के मुद्दे पर, केवल इसी रोजगार के मुद्दे पर बहस कर लीजिएगा। आपने विषय उठाया कि लोगों के, गरीबों के लिए अब ये तो जवाब आपको मिल गया सैयद जवाद भाई, ये तो जवाब यहाँ पर दे दिया। अब लाउड स्पीकर पर क्या कहेंगे? मेरे को ये बताइए कि विपक्ष क्या जानबूझकर लाउड स्पीकर के नाम पर मुसलमानों को डरा रहा है? इसके तुरंत बाद आगे बढ़ेंगे लगा करके बाकायदा हमने देखिए माहौल कैसा है यहाँ पर। अब आप फिर से बात उस मुद्दे की जिसका जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कहिए, लेकिन मैं अपना सवाल यहाँ पर रख लेता हूँ। प्रोफेसर साहब, बात यह है कि स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि जो नियम, कायदे, कानून है, हम तो उसी का हवाला देकर लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, कम आवाज में चलाइए, हम हटवा नहीं रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष जानबूझकर डर फैला रहा है मुसलमानों में, डर फैला रहा है कि यहां सिर्फ मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की धोखे और छल की राजनीति कौन नहीं जानता है?
वहां पर जो लोग गए हैं, डीएम साहब से दरखास्त लेके गए हैं कि हमें आधे मिनट पहले और आधे मिनट बाद, यानी 24 घंटे में 1 मिनट के लिए इजाजत दे दीजिए। अगर इजाजत देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, वहां बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात गंगा जल की है। मैं राकेश त्रिपाठी से निवेदन करता हूं कि गंगा जल भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप सिंह सेंगर के घर पहुंचाना चाहिए। उनके मानसिक धुलाई के लिए गंगा जल की बहुत आवश्यकता है। चिन्मयानंद जी के घर पे भिजवाना चाहिए, वहां भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका के जो बीजेपी विधायक हैं मुनिरत्नम, जिन्होंने रेप किया था, उनके घर भी भिजवा देना चाहिए गंगा जल, ताकि उनका जो मानसिक संतुलन है, जो बेटियों के प्रति उनका भाव है, वो बदले, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बीजेपी विधायक, हरियाणा के अध्यक्ष जो हैं वो मोहनलाल बड़ोली जी हैं, उनके घर जरूर भिजवाना चाहिए। उन्होंने नाबालिग के साथ इस तरह का काम किया, होटल में ले जाके शराब पिलाया, नशे की गोली खिलाई, फिर बलात्कार किया। उनको बहुत आवश्यकता है। तो मुझे लगता है गंगा जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके घर वालों को है, वहां भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ही तमिलनाडु में है, आज एक के बाद एक सीधे आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे अपराधों की कुंडली इन्हीं के पास है। गंगा जल दिलाना चाहिए और गंगा जल सारे अपराधों की कुंडली इनके पास है। चलिए ठीक है। अब चूंकि आपके आरोप सीधे सामने रहते हैं, नेता हो गए हैं, आपके आरोप सीधे रहते हैं, इसलिए सीधा जवाब भी आपको मिलना चाहिए। तो राकेश जी, घर पे गंगा जल भिजवाकर उनके मन का शुद्धिकरण करवाया ठीक है। अब आप, अरे प्रोफेसर साहब, आपने सवाल पूछ लिया, सवाल का जवाब तो ले लीजिए। चरित्र है उसको ढकने का प्रयास, किसी ढकने का प्रयास धर्म के नाम में ना करे भारतीय जनता पार्टी। हम मुझे समय समय पर जनता को बताते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है, जनता के लिए सोचती क्या है। प्रोफेसर साहब, आप कंटिन्यू बोलते रहते होंगे तो सामने वाले को मौका कब देंगे, ये बताइए। एक तरफा बात सुनिए ना, थोड़ा बहुत सुनिए भी तो। पूरी बात तो हो जाए हिमांशु जी, 1 मिनट बोलने का मौका देते हैं हम, उसमें नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे। कितने धैर्य से आपकी बात सुनी, कैसे धैर्य से आपकी बात सुनी मैंने। हाँ राकेश जी बोलते रहते हैं। अच्छा देखिए, अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी की बात से ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को ये बात नागवार गुजर गई है। इन्हें अच्छा लगा नहीं कि संगम का पवित्र जल लोगों के घर तक पहुंच जा रहा है, इन्हें अच्छा लग नहीं रहा है। लोगों का संगम जाना भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, और तब इनकी पार्टी के तमाम नेता सुझाव दे रहे थे कि संगम में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, वहां व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, तो बेहतर था संगम का जल लोगों तक पहुंचा देते। अब जब संगम का जल लोगों तक पहुंच रहा है तो इनको लग रहा है कि योगी सरकार तो सारे काम पूरे कर दे रही है, सारे लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर दे रही है, जो जनता की अपेक्षा है। तो इस नाते इनको बहुत नागवार गुजर रहा है, और तमाम प्रकार की घटनाओं का मैंने बताया वहां बेहतर ये होता कि उन घटनाओं को उल्लेख करने के साथ साथ तो उन घटनाओं पर हुई कार्रवाई के बारे में भी बताते कि उन घटनाओं पर कार्रवाई क्या हुई है। जिनके नाम आप ले रहे हैं उनमें अधिसंख्य लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं या कोर्ट की कार्रवाइयों के बाद बेल पर बाहर है, लेकिन उन पर कोर्ट की कार्रवाइयां निश्चित तौर पर हुई है, उसमें बहुत सारे लोग अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आप कास्ट ये बताते कि आपकी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उनको शक्ति मिल्स गैंगरेप के मामले में जो 3 आरोपी जिनको फांसी की सजा हुई थी, कितना उनको दर्द हुआ था, कितनी पीड़ा उनको हुई थी। शक्ति मिल्स गैंगरेप के आरोपियों, क्योंकि कासिम था, उस कासिम के प्रति उनकी कितनी पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल रेप पर फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। जबकि जस्टिस JS वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट के बाद अपेक्स कोर्ट का निर्णय था कि हैबिचुअल ऑफेंडर अगर रेप के हैं तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव कुछ और चल रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि देखिए आपके दामन में दाग कितने हैं, आपके दामन में दाग कितने हैं, और जवाब प्रोफेसर साहब आपको भी मिला होगा। ये नहीं जानना चाहते, ये वास्तविकता में चाहते नहीं है कि गंगाजल लोगों के पास तक पहुंचाए। इस पर चर्चा हिमांशु जी ना करने पाए, इसलिए ठीक है, कोई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रंगरेज जी एक बात बताइए, विपक्षियों को क्या इस बात से भी दिक्कत है, क्योंकि राम मंदिर से पहले अक्षत पूजन हुआ था, जगह जगह अक्षत बंटवाए गए थे, वहां पर भी सभी सनातनियों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। यहां भी सभी सनातनियों को गंगा जल पहुंचाया जा रहा है, यानी एकजुटता की कोशिश यहां की जा रही है, और उसका परिणाम चुनावों में देखने को मिला। तो क्या यह भी एक विपक्ष की बौखलाहट का नतीजा है? देखिए, लगातार जिस तरीके से भाजपा की सरकार जिन जिन राज्यों में है और केंद्र में है, वो लगातार 80% लोगों के लिए काम कर रही है, और लगातार जो 20% लोग हैं या माइनॉरिटीज के लोग हैं, आदिवासियों के, ये तो भाजपा की सरकार मुस्लिम, दलित और आदिवासी विरोधी सरकार है, और लगातार ये निशाना बनाने का जो काम करते हैं, और जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है। अभी कह रहे थे कि जो हमारे अभी धर्मगुरु थे, हिंदू धर्मगुरु, वो कह रहे थे कि वहां पर 15 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदू को भाइयों को डराकर वोट लेने का काम करते हैं। तो भाजपा की तो पूरी चुनाव की जो एक स्क्रिप्ट है वो पूरे हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही है।
अगर मुसलमान लफ्ज रंगेश ना भाई, हो तो आप- ये कोई आप- चुनाव नहीं जीत सकते। मैं कह यूपी रहा में हूँ एक रहते हैं? विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत सकते। आप यूपी में रहते हैं रंगरेज भाई? नहीं, जिनकी पार्टी में मुसलमान दिल्ली में रहता हूं। मुसलमीन नाम है, दिल्ली में रहते हैं। जिनकी रहता हूं। पार्टी तो क्या में आपकी का नजर नाम में कोई ऐसा मुसलमीन है, मुसलमान नहीं वो जिनको आपका आरोप लगा रहे सरकारी हैं कि हम योजनाओं का हिंदू लाभ मिला हो? मुसलमान कर रहे हैं। हमको तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिनको सरकारी देखिए, योजनाओं का अगर लाभ मिला सरकार हो? की योजना का अगर अच्छा आप सुनिए, मुसलमान टैक्स देता है, पैन भी खरीदता है तो टैक्स देता है, और टैक्स के, और ये सरकार कोई अपने बाप के घर से पैसे नहीं दे रही है, अपनी जेब से पैसे नहीं देती। ये शब्दावली सरकार के जो देखिए, सरकार ये के पास जो शब्दावली टैक्स का देखिए कि रेवेन्यू किसी के आता है, बाप उससे का नहीं पैसे खा चले रहे हैं, जाते किसी के ये बाप किसी के भाषा पैसे नहीं है। बिल्कुल। मतलब और इतना अगर भी किसी आप को कर मिलता लें। असली सवाल पूछने माहे के लिए तिलमिला रमजान जाते हैं। चल रहा सुनिए, है, ये तिलमिला जाते हैं। थोड़ा नहीं तो कहते हैं ये ना कर कि रहे हैं प्यार तो ये से, कोई मोहब्बत से, है ना, रखिए, अच्छा लगता है। अब कोई ऐसा कहे कि कोई, अब आप समझिए, अरे आप भाई, ऐसे शब्द सुन हैं, तो है ना, अच्छा नहीं लगता। वजाहत कासमी साहब, अच्छा शॉर्ट में सुनिए, कुछ कहना हिमांशु चाहेंगे, भाई। सलाह देना चाहेंगे? अच्छा हिमांशु भाई सुनिए, देखिए हिमांशु भाई, हम सबको इस बात पर गर्व है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने और वहां के ईमानदार मुख्यमंत्री ने 65 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की जो है वो महाकुंभ में मेजबानी की है। और मैं समझता हूं कि अब उसमें भी इतनी भावना है और इतने जज्बात हैं कि अगर कोई रह गया तो फिर वो घर घर तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। और इसलिए सबसे मैं बड़ी उनको बात कि यहाँ पर मुबारकबाद सबके बारे में सोचा जा रहा है, और सबके बारे में सोचा जाता है तो फिर मैं इस तरह इसके के लिए शब्द, इस तरह की बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत